हाय एवरीवन। मुझे लगता है कि मुझे झारखंड में ना एक नया कनेक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरा बहुत गंदे गंदे रिव्यूज़ आ रहे हैं इंटरनेट के मामले में। आई एम सो सॉरी फॉर सम टेक्निकल इशू। आई एम कमिंग लाइव अगेन। ऑलराइट, सो बिल्कुल भी वक्त ज़ाया ना करते हुए आई एम हियर वेलकमिंग यू ऑल टू माय चैट शो चिट चैट विद अशर शुक्ला। और आज के हमारे खास मेहमान जो हैं वो हैं हर्ष सिंह जी, जो कि भाजपा के लीडर हैं और एक उभरता हुआ चेहरा है। वक्त ज़ाया ना करते हुए मैं हर्ष सिंह को जोड़ती हूँ। हर्ष जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं और आप मुझे देख पा रहे हैं तो प्लीज मुझे कनेक्ट कीजिए। मैंने आपको रिक्वेस्ट सेंड कर दी है जुड़ने के लिए मेरे साथ। आज मेरे साथ लाइव पर मौजूद होंगे भारतीय जनता पार्टी के एक उभरता हुआ चेहरा हर्ष सिंह जी। और हर्ष सिंह जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। दो करवा लो। दो। हाय हर्ष जी। आई होप अब अब आपका नेट सही है। अब आप मुझे देख और सुन दोनों ढंग से पा रहे हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। तो हम हमारा जो पहला सवाल है आज के मुद्दे का, जो टेक्निकल इशू के कारण अभी आधा अधूरा रह गया था, तो प्लीज मैं वो सवाल दोहराना चाहूंगी कि पहला और अहम सवाल आज का जो विषय है कि झारखंड का विकास, 21 साल झारखंड के। तो मेरा सवाल से कौन से बड़े बदलाव झारखंड में देखे हैं। आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सिर्फ मेरा इंटरनेट एकदम ठीक है बिल्कुल इस वक्त। हर्ष, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ बिल्कुल, अब सुन पा रहे हैं, बताइए। हाँ, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, जो आज का विषय है, मुद्दे देश के विकास झारखंड का, 21 साल झारखंड के। तो मैं आपसे एक सवाल यही करना चाहती हूँ कि आपने 21 सालों में ऐसे कौन से बड़े बदलाव देखे हैं। देखिए, जैसा कि मैंने कहा पिछली बार की बदलाव की अगर बात की जाए तो झारखंड ही नहीं, हर एक राज्य की अगर बात की जाए तो हर एक राज्य बदलता हुआ नजर आ रहा है, परंतु जो गति झारखंड को पानी चाहिए थी, जो स्पीड में झारखंड का विकास होना चाहिए, क्योंकि झारखंड के युवाओं में जो शक्ति है, जो कैपेबिलिटी है, मुझे नहीं लगता कि कहीं और के युवाओं में उस तरह की कैपेबिलिटी है। तो झारखंड को जिस तरह का है, और मुझे ये आशा है कि अगली बार जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो वो सब चीज को भी ध्यान में रख करके एक विकास की गति को पकड़ा जाएगा, और जिस तरह दूसरे राज्य जैसे दिल्ली हो गए, बेंगलोर हो गए विकास कर रहे हैं, उस तरह से झारखंड भी विकास होगा। क्यों आपको लगता है कि अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी विकास नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी जैसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जैसा कहते हैं कि वो झारखंड के मूल निवासी हैं, समझे। तो झारखंड के मूल निवासी होने के बावजूद भी, और उनके पूजनीय पिताजी जो माननीय श्री शिबू सोरेन जी हैं, उन्होंने भी झारखंड पे काफी दिन राज किया है, और इतने दिन तक राज्य में रहने के बाद भी, और यहाँ के मूल निवासियों के समस्या से अवगत होने के बाद भी अगर झारखंड उस गति को नहीं पकड़ पा रहा है, तो इसमें जरूर कहीं ना कहीं तो मुख्यमंत्री जी का दोष है, जिसको वो नकार नहीं सकते हैं। और
हाँ, ये बिल्कुल ये सही बात है कि भाजपा ने भी पिछला टर्म यहाँ पूरा किया, परंतु जो काम भाजपा ने यहाँ किया, जो सेंट्रल की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया यहाँ, वो सबसे बड़ी बात है। क्योंकि अगर 21 आप इस साल चीज को, कांग्रेस को हुए और 16 साल भाजपा ने यहाँ पे रूल किया है, राइट? जी देखिए, आपकी इंफॉर्मेशन को मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा कि जो भी सरकार भाजपा की आई है ना, झारखंड में बहुत ही कम सरकार रही है जिन्होंने अपना टर्म कंप्लीट किया है, ठीक है ना। जी। तो कहीं भी जब राज्य सरकार राज करती है और उनके टर्म को अगर पूरा कंप्लीट नहीं करने दिया जाए, तो वो जो पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, चाहे जो पॉलिसीज को बनाए हैं, वो समय के साथ इंप्लीमेंट नहीं होती है। और जब नई सरकार आती है तो वो ऑब्वियस सी बात है कि पुरानी सरकार की पॉलिसीज को वैल्यू ना दे करके अपनी नई पॉलिसीज लाएंगे और उनको इंप्लीमेंट करना चाहेंगे। इसका नतीजा झारखंड के निवासियों को भोगना पड़ा है, जिसकी वजह से झारखंड जो एक माइंस रिच राज्य है, उसकी उतनी वैल्यू नहीं है जितना देश के अनेक राज्यों की वैल्यू है। मैं आपको एक चीज और बोलूंगा कि झारखंड सिर्फ माइंस में ही नहीं, टूरिज्म में भी झारखंड कर सकता है, क्योंकि हमारे देवघर में जो बाबा धाम का मंदिर है, वासुकी नाथ का मंदिर है, मैं आऊंगी वो सर, सब मैं प्राचीन। टूरिज्म के सवाल पे एक अहम मुद्दा लेके आऊंगी आपसे। एक दूसरा बहुत अहम मुद्दा है मेरे पास। जैसे हम झारखंड की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, तो लोगों के माइंड में एक नेगेटिविटी आ जाती है, नक्सल, नक्सलाइट, जी नक्सलवाद। और आपको क्या लगता है, आप क्या समझते हैं इस नक्सल शब्द से? और क्या जो लोग बाहर से आते हैं उनके मन में वो खौफ रहना चाहिए, वो डर रहना चाहिए कि अगर मैं छत्तीसगढ़ जाऊंगा या जाऊंगी या झारखंड जाऊंगी तो मुझे हमला हो सकता है, और वो खौफ बना बना रहता है नक्सलवादियों का? क्या समझते हैं इससे देखिए, आप? देखिए नक्सलवाद एक ऐसा चीज है जो हर जगह है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है, कहीं भी आप देखिए तो दो तरह के लोग रहते ही हैं। एक पॉजिटिव एस्पेक्ट के लोग रहते हैं और एक निगेटिव डिस्ट्रक्टिव लोग रहते हैं, ठीक है। वो नक्सलवाद के शिकार ना हो जाएं, परंतु नक्सलवाद पे कंट्रोल करने का तरीका सिर्फ सरकार के पास है। और मुझे लगता है कि जो भी सरकार यहाँ पर रही है, वो भले कंट्रोल करे ना करे, परंतु इतनी सामर्थ्य जरूर है कि नक्सलवाद को कंट्रोल कर सके। अब वो डिपेंड करता है कि सरकार के इंटेंशंस और मंशा क्या है। बिल्कुल। तो बहुत ही रिसर्च करके आप आए हैं अपने सवालों और जवाबों पर, राइट? मेरे सवालों के जवाब बहुत बेहतरीन, बहुत खूबसूरत तरीके से पेश कर रहे हैं। मुझे झारखंड में आए हुए लगभग तकरीबन 25 से 26 दिन हो गए, और मैं आपके बोकारो में भी रही हूँ 2 से 4 दिन। तो बरसात के मौसम में मैंने देखा कि खस्ता सड़कें हैं और गंदगी बहुत है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसमें किसकी लापरवाही है, किसका दोष है? देखिए, आप गंदगी और अगर आप इसकी बात करते हैं, ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं, तो आप दिल्ली में चले जाइए ना, देश की कैपिटल है, उससे बड़ा तो कोई राज्य है नहीं पूरा देश में। कैपिटल है देश का, आप जाइए बारिश में जाकर के, आपके वहां पर लिए वो ना ना, वो रोड नहीं, आपके लिए स्विमिंग पूल रहेगा, आपको तैरना पड़ेगा वहां, आपकी गाड़ी फंस जाएगी। कम से कम वो स्थिति तो हमारे बोकारो स्टील सिटी में तो नहीं है। बोकारो बोकारो स्टील सिटी का अर्थ है कि ने बोकारो को डेवलप किया है। एवरीथिंग शुड बी प्रॉपर, इसका मतलब होता है प्लांट सिटी। तो उस प्लांट सिटी के तहत बोकारो को बनाया गया है। और ठीक है, कुछ ड्रेनेज की समस्या है, कुछ गंदगी की समस्या है। तो गंदगी की समस्या, अगर आप अपने घर में गंदगी रखते हैं तो आप ही को उसको साफ करना है। ऐसा नहीं है कि कोई बाहर का लोग आकर के उसको साफ कर देगा, ठीक है। आपको मैं बोकारो में ऐसा ऐसा जगह है, आप चले जाइए अगर, तो आप अभी कहीं भी अगर आप घूमे देश में, तो आपको वैसा जगह आपको दिखेगा नहीं। तो झारखंड का बोकारो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, अहम ये शहर है। आप अभी आप बात करें कोविड के समय जब ऑक्सीजन की इतनी किल्लत थी, आप देखिए कहां से ऑक्सीजन सप्लाई हुआ पूरे देश में। बोकारो स्टील प्लांट से ऑक्सीजन सप्लाई हुआ है, और इतनी क्वांटिटी में ऑक्सीजन सप्लाई हुई है कि पूरे देश को ऑक्सीजन मिला है सिर्फ बोकारो स्टील प्लांट से।
और टाटा ने भी अहम योगदान दिया है, परंतु बोकारो स्टील प्लांट का जो प्रदर्शन रहा है इसमें, वो बिल्कुल अप्रिशिएट करने लायक है। और देश के कितने लोगों की जान बचाई है बोकारो ने। जी बिल्कुल। मैं ये चीज तो मैं आपके बावजूद, जैसे दिल्ली में या फिर हरियाणा के सड़कों पे पानी भर जाता है, मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ देखा नहीं। फ्लड जैसी क्या कहते हैं, मैं वो एक शब्द भूल रही हूँ, फ्लड जैसी स्थिति को नहीं देखा मैंने। मैं ये तो मान सकती हूँ आपके झारखंड में। आपको क्या लगता है कि क्या रूलिंग पार्टी जेएमएम की सरकार विकास के आड़े आ रही है? नहीं देखिए, विकास के आड़े आने की कोई तो अर्थ नहीं है, क्योंकि जो सरकार होती है वही विकास करती है कि अच्छा। नहीं? तो क्यों अगर अगर भाजपा इस वक्त यहाँ पे सत्ता में नहीं है, तो क्या भाजपा के लीडर्स का फर्ज नहीं बनता कि विकास अपने निस्वार्थ तरीके से लोगों की मदद करना, क्या ऐसा कुछ फर्ज नहीं बनता? देखिए, निस्वार्थ तरीके से लोगों की मदद करना और विकास करना, ये दोनों में काफी अंतर है, ठीक है ना। लोगों की मदद करने का अर्थ है कि जब लोग को आप कब मदद करते हैं, जब वो दिक्कत में हो, जब उन्हें मदद की जरूरत हो, तब आप जाकर के मदद करते हैं। तो मदद का एक अलग डेफिनेशन और विकास का एक अलग डेफिनेशन है। जी विकास एक अल्टरनेटिव प्रोसेस है, जो कि लोग को जरूरत हो या ना हो, आपको विकास करने की जरूरत है। तो इस चीज में राज्य सरकार का एक अहम योगदान रहता है। ने जी कितने सारे रूट्स बनाई झारखंड में, रांची टू बोकारो, अभी आपका बोकारो टू गिरिडीह, काफी सारे रूट्स बनाई है, जिससे कनेक्टिविटी काफी मतलब कि लोगों के लिए आसान हो गई है। मैं जानना चाहूंगा झारखंड के अभी के वर्तमान राज्य सरकार से कि आप 10 काम भी अपने गिना दें कि आपने क्या किया है झारखंड में। 10 काम, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, 10 काम आप गिना दें आपने क्या किया है झारखंड के लिए, बस। तो वो बात नहीं है कि आप भाजपा के नेता कर सकते हैं, सेवा नहीं कर सकते हैं। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, ये क्षेत्र है धनबाद लोकसभा। ये जी बोकारो धनबाद एक लोकसभा है, ठीक है। यहाँ के सांसद हैं माननीय पशुपति नाथ सिंह जी, जो हम्म, कि 4.5-5 लाख के करीब वोट के अंतर से जीतते हैं। और राज्य में जब जेएमएम की सरकार है, तब भी वो 4,75,000 के करीब के वोट से जीते हैं। तो इन्हें जमीनी नेता कहते हैं। अगर ये लोग की मदद नहीं करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये 4.5 लाख और 5 लाख के डिफरेंस से जीतते हैं। तो बिल्कुल भाजपा के नेता इस चीज में कभी पीछे नहीं हटते हैं। और भाजपा का तो देखिए आइडियोलॉजी यही है कि जन सेवा, इसी आइडियोलॉजी पे भाजपा काम करता है। आप क्या क्या करते हैं अपने क्षेत्र में? देखिए, क्षेत्र में आप अगर हमसे पूछें कि हम क्या क्या करते हैं, तो जी। उसके लिए आपको एक नोटपैड और पेन लेके बैठना होगा, तभी आप पूरा नोट करके और उसको समझ पाइएगा कि हम क्या क्या करते हैं, समझ गए। अच्छा। तो हम देखिए, मेन समय समय फोकस कम इस पड़ फोकस जाएगा? जी, मेरे नोट करने में समय हो सकता है कम पड़ जाए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए, काम आप करने की बताइए, जहां तक सुनना बात है चाहेंगे ना, तो मुझसे या जनता से? देखिए, काम करने की जहां तक बात है, तो मैं आपको बताता हूँ कि सेंट्रल पॉलिसी बनाती है। सेंट्रल इज अ पॉलिसी मेकर, हर राज्य को लेकर के बनाती है, पूरे देश को लेकर के सेंट्रल पॉलिसी बनाती है, ठीक है। और राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि आप उस पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। जनप्रतिनिधि क्यों बनते हैं? किसी चीज की, किसी लोग को आप इलेक्ट करके जनप्रतिनिधि बनाते हैं, एमएलए बनाते हैं, एमपी बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? आप इसलिए बनाते हैं ताकि आप अगर अपनी समस्याओं को उनके सामने रखें, तो उस समस्या का निदान करें। हम्म, और बिल्कुल बिल्कुल। भाजपा एक क्युमुलेटिव पार्टी है जो ओवरऑल चलती है। भाजपा एक आदमी की पार्टी नहीं है, भाजपा सभी की पार्टी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि केंद्र में सरकार हमारी भाजपा की है। और अगला सवाल थोड़ा सा पक्ष विपक्ष वाला मैं करना चाहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे श्री हेमंत सोरेन जी, जब सत्ता में आए, तो एक हाथ में उनको सत्ता मिली और दूसरे हाथ में उनको कोरोना जैसी महामारी मिल गई। ठीक है। तो मुख्यमंत्री
ताहिर साहब सुन पा रहे हैं मुझे? कनेक्टिविटी की समस्या है मुझे लगती है। देखिए अब पॉलिटिक्स की तरफ से और हमारे तरफ से मैं यही कहना चाह रही हूँ कि मैं जो हमारे लोग मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी जब सत्ता में आए तो उनके एक हाथ में सत्ता थी और दूसरे हाथ में देश के ऊपर जो एक कोरोना महामारी आई, तो उनको भी ये दूसरे हाथ में कोरोना महामारी एक उपहार के तौर पे मिल गई। राइट। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि बीइंग अ चीफ मिनिस्टर उन्होंने अपनी तरफ से लोगों के लिए जरूर किया होगा, मदद की होगी, मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड की होगी। विपक्ष ने अपनी निस्वार्थ तरीके से क्या क्या किया? आप जिसे विपक्ष कह रहे हैं ना, आपको ये मालूम होना चाहिए कि वो विपक्ष सेंट्रल में है। ठीक है, तो जो झारखंड। पॉलिसीज बन रही है और जो राज्य सरकार को मदद की जा रही है वो भगवान आकर के, भगवान विश्वकर्मा जी आकर के तो नहीं कर रहे हैं। जी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही कर रहे हैं उस चीज को। आपको ये भी बता दें कि झारखंड में, पूरे झारखंड के भाजपा के प्रभारी माननीय सांसद पशुपतिनाथ सिंह जी रहे हैं। ठीक है, जी। जितने भी पीपीई किट हो गए या फिर समझिए कि मास्क हो गए, जो भी वितरण का काम था, चाहे जो भी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम था, तो बहुत अच्छे तरीके से उस चीज को किया गया है। और मैं इस चीज में झारखंड को भाग्यशाली मानूंगा कि यहाँ टाटा और बोकारो जैसे स्टील प्लांट जिसके चलते यहाँ ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई। तो मुझे नहीं लगता कि झारखंड पड़ा जिस तरह से बाकी राज्यों को करना पड़ा है कोविड के पहले और दूसरे वेव में। झारखंड ने काफी, बिल्कुल बोकारो और टाटा के बदौलत पे काफी बढ़िया आपको कोविड, इसको तो मैं बस उसी की मैं तारीफ करना चाहूंगा जिसकी वजह से यहाँ लोगों की जानें बची हैं। मैं आपका ज्यादा समय ना, अपना भी आप schedule को टूरिज्म के सुन पा रहे हैं आप मुझे? थोड़ी सी कट रही, अब आ रही है आपको मेरी आवाज? आ रही है, बोलिए। जी। मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए और अपने भी स्केड्यूल को देखते हुए आपसे एक आखिरी और अहम सवाल करना चाहूंगी कि झारखंड बहुत खूबसूरत है, जैसे अभी तक मैंने भी देखा झारखंड बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे घाटियां हैं, यहाँ पे झरने हैं, यहाँ पे डैम्स हैं, यहाँ पे पहाड़ है, हिली एरिया है। लेकिन अभी भी टूरिज्म सेक्टर के मामले में झारखंड थोड़ा सा अभी भी पीछे है। लोगों को हिमाचल पता है, उत्तराखंड पता है, लोग अगर घूमने के लिए दिमाग में आता है तो जम्मू चले जाए, कश्मीर चले जाए, हिमाचल चले जाए, लेकिन झारखंड का कोई नाम नहीं लेता है। ठीक है, तो टूरिज्म सेक्टर में अभी भी बहुत पीछे है। तो आप इस मुद्दे पे क्या क्या अपनी राय देना चाहें? बिल्कुल, देखिए इस पर आपको क्या टूरिज्म काम सेक्टर करना में चाहिए? बिल्कुल झारखंड पीछे है, ये बात को मैं मानता हूँ। और हैंडल बेटर, काफी बढ़िया कमेंट्स आ रहे हैं। मैं, मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा, मैं पढ़ लेता हूँ। हाँ, तो आप टूरिज्म सेक्टर की बात कर रहे थे अशुजीत। तो टूरिज्म सेक्टर में जी बिल्कुल झारखंड काफी पीछे है, क्योंकि झारखंड जिस तरह का राज्य है और जिस तरह की यहाँ पर टूरिज्म सेक्टर की क्षमता है, उस तरह से टूरिज्म सेक्टर को यहाँ बढ़ावा नहीं दिया गया है। ये बात एकदम आपकी सटीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप रिलीजियस मामले में भी देखें तो झारखंड के पास बहुत कुछ है, शक्तिपीठ है, धाम है। तो उस मामले में भी झारखंड को उस तरह का जो मिलना चाहिए था उस तरह की सौगात नहीं मिली है। परंतु देखिए, इसका मुख्य कारण मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। इसका दो तीन मुख्य कारण है। इसका एक मुख्य कारण ये है कि झारखंड में कनेक्टिविटी की इश्यू है। ठीक है, झारखंड में रांची एयरपोर्ट है। ठीक, और जी। रांची एयरपोर्ट में कोई भी ऐसा बहुत बड़ा रिलीजियस टूरिज्म का जगह नहीं है। परंतु अगर आप देवघर चले, जो कि अब देवघर को एयरपोर्ट की सौगात मिल गई है, तो बिल्कुल टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। जिस चीज को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देवघर में एयरपोर्ट देने का काम किया है,
जी। तो ये इसीलिए किया गया है कि झारखंड के टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए और राज्य सरकार को इसमें कुछ अपने अहम योगदान देनी चाहिए। कुछ पार्क्स और जो हमारी सुंदर वादियां हैं उन्हें थोड़ा सा मैनिपुलेट कर करके एक देखने लायक ऐसा कुछ देना चाहिए झारखंड को, जिसमें लोग आए तो अपने फोटोग्राफी कर सकें, बाहर लाइव जा करके सब कुछ प्रेजेंट कर सके और गर्व हो कि हाँ ये हमारा झारखंड है। आप रांची में रहते हैं, आपने पतरातू वैली जरूर देखा होगा। बिल्कुल। तो बहुत खूबसूरत है। झारखंड में जी, तो झारखंड में चीजें काफी सारी हैं, बट देखिए लोग वहीं की तारीफ करते हैं जहां के लोग बाहर से जा करके वहां पर काम करें या फिर कोई नई जगह हो, ठीक है ना। आप हिमाचल की बात करते हैं तो हिमाचल में काफी सारे आउटसाइडर्स जाते हैं, ठीक है, वहां पर स्नोफॉल है, काफी सारी चीजें हैं जिसके चलते हिमाचल टूरिज्म सेक्टर में इतना आगे है। तो झारखंड के पास जो भी लिमिटेड टूरिज्म का स्कोप है, अगर उसी को वो बढ़ा दें तो बिल्कुल टूरिज्म सेक्टर में झारखंड मुझे लगता है कि देश में टॉप 5 राज्य में आ जाएगा। राज्य सरकार को कुछ पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने की जरूरत है और उसके बाद टूरिज्म में बिल्कुल झारखंड का एक अच्छा प्रदर्शन रहेगा। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगी कि अगली बार अगर भाजपा सरकार आती है तो टूरिज्म में झारखंड बहुत आगे जाएगा। और एक बहुत ही चलिए अब सवाल छोड़िए, एक बातचीत कर लेते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके बैठे हैं आप, राजनीति में आने का कैसे सोचा? तो देखिए, एक कहीं लिखा नहीं है कि कोई अगर डॉक्टर और या फिर इंजीनियर या कोई नहीं, पढ़ा क्यों? लिखा आदमी है क्यों? तो वो मेरा राजनीति सवाल में ये है नहीं आ क्यों? सकता। हम बिल्कुल बता रहे हैं। तो देखिए, ये गलत सोच बना हुआ है कि राजनीति वही करते हैं जिन्हें कुछ काम ना हो, या फिर जी। ये गलत सोच है, ठीक है ना, मेंटेलिटी गलत है। परंतु आप खुद सोचिए ना, जो देश और राज्य को चलाता है वो एक राजनेता रहता है। अगर राजनेता ही नहीं पढ़ा लिखा है तो वो जब अपने अधिकारी और सचिव से बात करेगा तो वो क्या सो ट्रू, समझेगा। सो ट्रू, वेरी ट्रू। अगर मानिए झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी हैं, अब उन्होंने कितनी पढ़ाई की है वो आप लोग जानते हैं और मैं भी जानता हूं, मुझे लगता है कि पढ़ाई उन्होंने की है। परंतु अगर आप देखें उनके जो मुख्य सचिव है जो कि एक आईएएस अफसर रहते हैं, तो अगर आपको एक आईएएस अफसर से बात करना है तो कम से कम आपको उस हिसाब की सोच और मेंटेलिटी तो होनी चाहिए और आपको उतना नॉलेज होना चाहिए। नहीं तो आपको जो बोलेगा आप उस पर साइन कर दीजिएगा और वही पॉलिसी बन जाता है जिसके चलते लोग सफर करते हैं। तो पढ़ाई लिखाई का काफी महत्व है और मैं उम्मीद करूंगा कि सिर्फ मैं नहीं, मेरे जैसे जितने पढ़े लिखे युवा हैं सभी राजनीति में आए, सभी भाजपा का हाथ थामे और देश को और भाजपा को एक साथ बढ़ाने का काम करें। क्योंकि मैंने देखा है कि जो इंटेंशन है, पार्टी का जो इंटेंशन है उससे देश चलता है, समझे। तो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो जो भी कर रहे हैं और आज तक उन्होंने जो किया है वो बिल्कुल देश के लिए किया है, क्योंकि आपको मालूम है कि उनका कोई परिवार नहीं है, अकेले रहते हैं। और देश के लिए जो भी उन्होंने किया है, मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट रखना चाहूंगा अगर आपके पास समय हो तो। देखिए, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। 2014 में भाजपा की सरकार आई, ठीक है। जी। 2013 में आप चले जाइए, आपको पेटीएम और फोन पे यूज करने नहीं आता होगा, आपको मालूम ही नहीं होगा कि फोन पे क्या है, ठीक है। आप एग्जैक्टली। बैंक में जाते थे तो पासबुक लेकर के जाते थे और 50 लोगों के लाइन के पीछे में खड़ा रहते थे कि मेरा जब बारी आएगा तो मैं पासबुक अपडेट करके वहां से निकलूंगा। सो ट्रू। तो ये तो देश का स्थिति था जहां यूएस में 2001 2002 से ये सब चीज होते हैं, यहाँ 14-15 साल बाद भी यहाँ कुछ नहीं हो पा रहा था। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच था कि देश को डिजिटलाइजेशन के समूह में ले जाना है और डिजिटलाइजेशन करके उन्होंने लोगों के काम को आसान किया। आज अगर आपको बैंक अकाउंट का डिटेल देखना है आप अपने मोबाइल में निकाल करके आराम से देख सकते हैं, आपको बैंक जाने की आवश्यकता नहीं है। एफडी कराना है आपको तब भी बैंक जाने की आवश्यकता नहीं है, ऑनलाइन अकाउंट खुलते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आपका इवन सारा चीज इवन आधार काफी कार्ड से लेना। इवन काफी कंट्रीज में इंडिया की एक पहचान बनाई। बिल्कुल। हमारे माननीय देखिए, प्रधानमंत्री ने जा जा करके अपना वो कीमती समय, लोग कहते हैं कि वो घूमते रहते हैं, नहीं वो घूमते नहीं है, वो हमारे इंडिया की एक छाप छोड़ के आते हैं। देखिए बताता हूं मैं, एक हर देश होता है उसका विदेश के लिए कुछ पॉलिसी होता है, ठीक है। तो अगर माननीय प्रधानमंत्री जी घूमते हैं तो मैं ये कहना चाहूंगा, जो लोग कहते हैं कि घूमते हैं तो ठीक है, उन्हें घूमने दीजिए, उनको भी अधिकार है घूमने का। आप भी घूमते हैं तो वो घूमते भी हैं तो देश के लिए घूमते हैं, देश के लोगों के लिए घूमते हैं। आज आप बाहर में चले जाइए ना, भाई पूछता है कहाँ से हैं तो भारत से हैं, तो लोग एक अलग सम्मान की दृष्टि से देखता है। नहीं तो यूएस, चाइना, पाकिस्तान आए दिन अटैक करता था भारत पे। आज के समय में देखिए
अब जबकि अफगानिस्तान पे आज के डेट में तालिबान का कब्जा है, फिर भी पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि वो भारत पे आकर के कोई आक्रमण कर सके। सही बात क्योंकि है। उसको पता है कि भारत में इतनी शक्ति है कि वो 15 मिनट के अंदर पाकिस्तान का नामो निशान मिटा सकता है। एग्जैक्टली exactly. तो ये भाजपा की भारत सरकार के बदौलत के हुआ। लोगों को पता नहीं लगता ना, क्योंकि भारत कभी पहल नहीं करता लड़ाई के लिए। भारत चाहता है कि शांति बनाए रखे। देखिए, एक बात मैं बोलूंगा तो शायद बहुत लगेगा, परंतु ये भारत देश जो है ना, ये देखिए, गांधी जी ने देश के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन गांधी जी का कहना था कि अगर आपको कोई एक थप्पड़ मारे तो आप दूसरे गाल को आगे करें। आज का समय वो नहीं कहता है, समझे ना। आपको अगर कोई एक थप्पड़ मारेगा और आप दूसरा गाल आगे करिएगा तो वो और खींच के दूसरा थप्पड़ मारेगा, समझे। तो वैसे आप पिटाते रह जाइएगा। उसी पॉलिसी को कांग्रेस फॉलो करता था और पाकिस्तान से पिटाते रहता था हर समय। थोड़ा सा राजनीति को समझ के मैं सोच रही हूँ कि पत्रकारिता छोड़ करके राजनीति में आ जाऊँ। नहीं, बिल्कुल आपके जैसे युवाओं की राजनीति में आवश्यकता है, और बस यही है नहीं, कि सही मैं सोच सवाल रखें। करने के लिए ठीक हूँ। मैं सवाल करने देश के को लिए ठीक आगे बढ़ाना है, और देखिए, हमारा इंटेंशन एक ही है। हम लोग, आपको एक चीज मैं एक पॉइंट और रखना चाहूंगा, ठीक है ना। हूँ। जी। एक पॉइंट और रखूंगा कि भाजपा और आरएसएस कॉम्बाइनली काम करते हैं, ठीक है ना। संघ क्या कहता है मैं ये बताता हूँ। संघ संघ परिवार क्या कहता है? संघ कहता है, देखिए, कांग्रेस क्या कहता है। पहला बात, कांग्रेस कहता है गांधी के सोच पे चलो, जितने गांधी हैं सबके सोच पे चलो, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, सबका पूजा करो। ये कांग्रेस कहता है। संघ क्या कहता है? संघ कहता है कि किसी आदमी के पीछे मत चलो। बिल्कुल। संघ का कहना है कि अगर तुम किसी आदमी के पीछे चलोगे और अगर उस आदमी का दिमाग खराब हो गया तो संघ में जितने जुड़े लाखों करोड़ों लोग हैं सबका दिमाग खराब हो जाएगा। संघ कहता है कि ध्वजा को फॉलो करो, हिंद को फॉलो करो और राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान दो। इसीलिए आप, अगर आप आरएसएस के किसी भी कार्यक्रम में जाएंगे, जो जो फूल अर्पित होता है वो किसी व्यक्ति विशेष को नहीं किया जाता है, वो फूल ध्वजा को अर्पित किया जाता है, राष्ट्रीय ध्वज को बिल्कुल। अर्पित किया जाता है, जो कि बहुत सम्मानित काम है और लोगों को इसकी अप्रिसिएशन करनी चाहिए और इसी चीज को फॉलो करना चाहिए। ना कि वहां जा करके राहुल गांधी जी को पुष्प दे रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, जिसको ना मालूम है कि देश क्या है, जिसको कुछ नहीं मालूम है, जो यहाँ का मूल निवासी नहीं है देश का, है, यहाँ बस गया है। वैसा आदमी को आप कैसे सोच सकते हैं प्रधानमंत्री के लिए प्रोजेक्ट करने में? हमारे नेताजी तो कंट्रोवर्सी करवाएंगे। देखिए, एक चीज समझने की आवश्यकता है आपको भी और हमें भी और सभी लोगों को, कि इतने दिन राज्य किया है कांग्रेस ने, काफी दिन राज किया, ठीक है। और बहुत सारे काम किए उन्होंने, बहुत सारे चीज किया उन्होंने। मुझे ये नहीं, एक लॉजिक मुझे नहीं समझ में आता है। आज जब, ठीक है भाई, प्रधानमंत्री जी भले ही चाय बेचते हो या फिर कुछ भी करते हो, है तो हमारे देश के ही ना। अगर वो बिल्कुल। आज प्रधानमंत्री बन करके देश की सेवा कर रहे हैं तो कुछ लोगों को इतना दुख क्यों है भाई? इंग्लैंड से आया हुआ लोग का आपको चापलूसी करने में मजा आता था, जो कि इंग्लैंड से आकर के यहाँ बैठी थी, इटली से आकर के, और क्या करती थी वहां वो बोलने लायक भी नहीं है। तो नहीं, तो देखिए, आप, हमें सम्मान देने की आवश्यकता है उस लोग को जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। आप क्यों नहीं, आप एनसीईआरटी की किताब जब पढ़ते हैं तो आपको भगत सिंह के बारे में पढ़ाया जाता है। आप क्यों नहीं, जब एनसीईआरटी की किताब पढ़ते हैं तो सुखदेव के बारे में पढ़ाया जाता है? क्रांतिकारी वो थे, उनके बारे में आप बात करेंगे नहीं। क्यों नहीं महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ाया जाता है? हर्ष जी, तो मैं कठोर मुद्दों पे आपके साथ दोबारा चर्चा करूंगी और मैं खुद बोकारो हुआ करके इन बड़े बड़े मुद्दों पे सवाल जवाब करूंगी। अभी मुझे लगता है कि समय की थोड़ी सी कमी है और मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी। अशोक जी, आपकी आवाज नहीं, हाँ, अब ठीक है, बोलिए। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, अब मैंने ठीक है, मैंने बताइए। मैंने एक वर्ड सीखा है आपके झारखंड में, जोहार झारखंड। बिल्कुल, जोहार झारखंड। ठीक सच्चाई है, है इस बात। इसी के साथ मैं अपना ये सेशन आज वाइंड अप करती हूँ और बहुत
कठोर और बड़े मुद्दों के साथ आपके बोकारो में आपसे लाइव फेस टू फेस इंटरव्यू करने के लिए बहुत जल्दी आऊंगी, बहुत जल्दी मुलाकात बहुत बहुत करते हैं। बहुत तब तक बहुत के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। चलिए, थैंक यू। धन्यवाद आपका। अपलोड मारो जल्दी से।